नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आशीष सिन्हा। पाकिस्तान इस वक्त इतिहास के सबसे खतरनाक और अस्थिर दौर से गुजर रहा है। भीतर भी बगावत है, बाहर भी हमले हैं और बीच में एक डगमगाती हुकूमत है। अफगान सीमा पर तालिबान के हमले पर महज सरहदी झड़प नहीं रहे, बल्कि इस्लामाबाद के लिए सीधा खतरे का संकेत बन गए हैं। 4 दिन चली भीषण मुठभेड़ के बाद पाकिस्तान और तालिबान शासित अफगानिस्तान ने 48 घंटों के युद्ध विराम पर सहमति जताई है, लेकिन दोनों के बीच की खाई अब साफ नजर आने लगी है। बात बलूचिस्तान की करें तो बलूचिस्तान में बगावत स्थायी रूप ले चुकी है। पीओके में जनता सड़कों पर है और सरकार के खिलाफ गुस्सा उबल रहा है। तो पाकिस्तान ऐसे हालात में पहुंच गया है कि उसके कई टुकड़े हो सकते हैं और बिखरे बिखरे पाकिस्तान का नक्शा जो है वो भी बदल जाएगा। कुछ बचेगा तो वो पंजाब प्रांत पाकिस्तान का, जिसको लेकर पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से दूसरे सभी इलाकों का दमन किया जाता है। इस पर अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए यह समझाने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान में आखिर चल क्या रहा है। अब समझिए कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में झगड़ा क्यों हो रहा है। काबुल की सरकार हमेशा इस्लामाबाद के इशारे पर चले, यह पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान की सेना चाहती है। पाकिस्तान की यह नीति कोई नई नीति नहीं है, यह पुरानी नीति है। हमेशा से अफगानिस्तान को पाकिस्तान कंट्रोल करके रखना चाहता है। तालिबान का पाकिस्तान की बात मानने से इनकार, यानी अफगानिस्तान में जो नई हुकूमत आई तालिबान की, उसने पाकिस्तान की बात मानने से इनकार कर दिया। तो टीटीपी के कई आतंकी काबुल में शरण लिए हुए हैं। पाकिस्तान की तरफ से यह आरोप अफगानिस्तान पर लगाया गया। तालिबान का पाकिस्तान की बात मानने से साफ इनकार कर दिया। तालिबान की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान जो आरोप लगा रहा है वो आरोप मिथ्या है, बेबुनियाद हैं और झूठे हैं। तो अफगानिस्तान की जमीन किसी देश के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। यह तालिबान की तरफ से एक बार नहीं, कई बार कहा गया है कि हमारी जमीन हम किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। क्योंकि पाकिस्तान यही करता आया है, वो हमेशा से अपनी जमीन को भारत के खिलाफ और पड़ोसी देशों के खिलाफ आतंकवादियों को भेजने में इस्तेमाल करता रहा है। अब समझिए कि पाकिस्तान और टीटीपी में आखिर विवाद क्या हो गया। 2001 में अफगानिस्तान पर अमेरिका ने हमला कर दिया था, वो तारीख आपको याद होगी, और यहीं से टीटीपी और पाकिस्तान के बीच मतभेद शुरू होते हैं। हमले के बाद पाकिस्तान ने अमेरिका का समर्थन कर दिया और यह बात टीटीपी को नागवार गुजरी। टीटीपी ने यह कहा कि इस्लामिक मुल्क को एक इस्लामिक मुल्क के साथ देना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया। टीटीपी नाराज हो गया, पाक समर्थन के इस्लाम को खिलाफ माना। साफ तौर पर टीटीपी की तरफ से यह कहा गया कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से अमेरिका को समर्थन दिया है वो इस्लाम के पूरी तरीके से खिलाफ है। अब समझिए टीटीपी की तरफ से क्या कहा गया। पाकिस्तान की सरकार सच्चा इस्लाम को नहीं मानती, यानी यहां पर एक इस्लाम पर भी एक नई बहस हो गई कि ये सच को मानने वाले इस्लाम को मानने वाले हैं और ये सच इस्लाम मानने वाले नहीं हैं। अब समझिए कि टीटीपी का अफगान तालिबान के साथ एक गहरा जुड़ाव है, क्योंकि टीटीपी की जो जड़ें हैं वो अफगानिस्तान में ही हैं। अफगानिस्तान से होकर वो पाकिस्तान में आई हैं, क्योंकि जब दो प्रांतों को बांटा गया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को डुरंड रेखा के जरिए अलग किया गया, तो एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। दोनों समूह का एक दूसरे को समर्थन है। तालिबान भी टीटीपी को सपोर्ट करता है, टीटीपी भी तालिबान को सपोर्ट करती है। और 2021 में अफगान तालिबान जो है वो सत्ता में आए और उसके बाद एक बार फिर यह विवाद अपने चरम पर पहुंच गया। टीटीपी को निशाना बनाकर अफगानिस्तान में पाकिस्तान जो है वो हमले कर रहा है। टीटीपी महज एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा है। केवल अंदाजे के और केवल मुखबरी के आधार पर काबुल पर पाकिस्तान ने हमला कर दिया। अब समझिए ये डुरंड विवाद आखिर है क्या। 132 साल पुराना यह विवाद है,
जिसमें सीमा, सियासत और संदेह यानी तीनों शामिल है। डुरंड लाइन का समझौता 1893 में हुआ था, जिसे अंग्रेजों ने उस समय तैयार किया था। ब्रिटिश, भारत और अफगानिस्तान के बीच में समझौता हुआ था, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि समझौते को कभी भी अफगानिस्तान ने माना ही नहीं, क्योंकि उसका एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। डुरंड लाइन से अफगानी पख्तून समुदाय दो देशों में बंट गया। खैबर पख्तूनख्वा वो हिस्सा जो इस समय पाकिस्तान में है, और एक पख्तूनों का वो हिस्सा जो अफगानिस्तान में है। डुरंड लाइन की जो कुल लंबाई है वो 2430 किलोमीटर है। अगर आप मैप पर देखेंगे तो ये लाइन बिल्कुल ऐसे चलती हुई आएगी, और इस लाइन को कभी भी अफगानिस्तान ने नहीं माना है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो ये डुरंड लाइन है, यही एक मुख्य जो विवाद है उसकी जड़ है। डुरंड लाइन बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पाक के कबायली जो इलाके हैं वहां से होकर गुजरती है। यानी खैबर पख्तूनख्वा ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा बलूचिस्तान वहां से होकर जाती है। और तालिबान डुरंड लाइन को नहीं मानता। ना सिर्फ तालिबान, बल्कि अफगानिस्तान की जो हुकूमत थी उसने भी कभी भी माना ही नहीं। तालिबान यह कहता है कि समझौते को खत्म माना जाना चाहिए। एक नया सीमा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में तय होनी चाहिए, क्योंकि पख्तून समाज का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया है और यह एक बड़े विवाद को जन्म देता है। अब समझिए कि बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो पाकिस्तान से आखिर क्यों नाराज हैं। तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा संसाधन वाला और समृद्ध इलाका है, जहां पर सबसे ज्यादा रेयर अर्थ जो है वो पाए जाते हैं। गैस है, सोना है, कोयला है, समुद्री बंदरगाह है, यह सब कुछ बलूचिस्तान में है। लेकिन स्थानीय लोगों को इनसे कोई फायदा नहीं है। चाइना आता है, फायदा उठाता है, यहां के लोगों को दोयम दर्जे का माना जाता है। अब विकास से पूरी तरीके से इस इलाके को वंचित रखा गया है। आपने वो तस्वीरें भी देखी होंगी, जब बलूच लोगों की तस्वीरें आती हैं, वो इलाका पूरी तरीके से उनको महरूम रखा गया है विकास से। तो पाकिस्तानी सेना पर हजारों बलूच कार्यकर्ताओं की हत्या का आरोप है, यह समय समय पर लगता रहा है। यानी जिस बलूच ने भी पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाई, या तो उसका सिर काट दिया गया या उसे हमेशा के लिए गुमशुदा कर दिया गया। अब बलूच नेताओं का सत्ता और फैसलों से दूर रखा गया। जब यह करार हुआ था तब यह कहा गया था कि बलूच नेताओं को सत्ता में भागीदारी मिलेगी, लेकिन यह इस्लामाबाद के रिमोट कंट्रोल से बलूचिस्तान की हुकूमत को पाकिस्तान की जो हुक्मरान हैं वो चला रहे हैं, और यही बात नागवार गुजर रही है। तो सीपैक के तहत ग्वादर पोर्ट से पाकिस्तान को अरबों डॉलर का फायदा हुआ। जो चाइना सीपैक बना रहा है, जिसमें उसने 20 अरब डॉलर का इन्वेस्ट किया है, उससे फायदा किसी को हुआ? तो चाइना को हुआ, पाकिस्तान को हुआ, और किसी के हाथ मायूसी लगी तो वो बलूचिस्तान की आवाम के हाथ। स्थानीय जनता को रोजगार या मुआवजा भी नहीं मिला। मुआवजा तो छोड़ दीजिए, रोजगार के अवसर भी स्थानीय लोगों को उपलब्ध नहीं कराए गए। रोजगार किसको दिया गया? पाकिस्तान के पंजाब के जो लोग हैं, जो सत्ता और सेना के करीबी हैं, उनको फायदा मिला। अब आपको एक अगला ग्राफिक्स दिखाते हैं कि पीओके में क्या कुछ चल रहा है, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक बार अपने मेहमानों के पास चलते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर पाकिस्तान में ये हालात किस तरफ इशारा कर रहे हैं। हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। हमारे साथ मेजर जनरल अनुज माथुर जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर जय हिंद। हमारे साथ यूके देवनाथ जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, ग्रुप कैप्टन। सर जय हिंद। और हमारे साथ मोहसिन रजा खान साहब भी जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान के। और हमारे साथ हुसैन जावेद साहब, वरिष्ठ पत्रकार हैं पाकिस्तान के। हुसैन साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय निकाला। सबसे पहले मेजर अनुज माथुर जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सवाल यहां पर पाकिस्तान की आवाम के मन में होगा, सवाल यहां पर दुनिया के मन में भी होगा कि आखिर पाकिस्तान में ये हालात क्यों पैदा हो गए, क्यों अलग अलग हिस्सों में, चाहे खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, बलूचिस्तान की बात करें, पीओके की बात करें, गिलगिट बाल्टिस्तान की बात करें, हर जगह विद्रोह आखिर क्यों शुरू हो गया? जय हिंद आशीष। देखिए, मैं आपको आपका उत्तर आपको एक बात बताना चाहता हूं
कि समस्या तब आती है जब आप किसी चीज को मानने से लगातार इनकार करते रहें। अगर आप किसी प्रॉब्लम को या किसी इशू को मानना ही नहीं चाहेंगे तो उसका सोल्यूशन निकल नहीं सकता। मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान की हमेशा से ये परेशानी रही है कि वो कभी भी किसी भी सच को मानने से इनकार करता है। उसकी वजह से उस समस्या का समाधान निकलने की परिस्थिति तैयार नहीं हो पाती है। और यही वजह है कि पाकिस्तान को हमेशा हमेशा हर जगह मुझे लगता है कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ता है। मेरा मानना है आज की तारीख में पाकिस्तान बहुत खराब दौर से गुजर रहा है, चाहे वो आर्थिक फ्रंट पे हो, चाहे वो इंटरनल सिक्योरिटी के फ्रंट पे हो, चाहे वो उनके वेस्टर्न बॉर्डर्स के ऊपर परेशानियां हो या ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर। ईस्टर्न बॉर्डर पे तो हमेशा से परेशानी रही है। वजह बिल्कुल साफ है। देखिए, आप जब अपनी लॉन्ग स्टैंडिंग जिस बेसिस के ऊपर आप क्रिएट किए गए थे और लॉन्ग स्टैंडिंग आपकी एक पॉलिसी रही है, उस पॉलिसी के एकदम खिलाफ चले जाएंगे और उस वो इस वजह से कि आपको डॉलर्स की जरूरत है, आपको अमेरिका का साथ चाहिए, तो मुझे लगता है कि आवाम के अंदर आक्रोश बनना बिल्कुल लाजमी है, बिल्कुल लॉजिकल, बिल्कुल वही बात है जो टीएलपी क्या कर रही है। और बाकी जो इस्लामिक जो है कट्टरपंथी भी नहीं ना कहना चाहें तो आप, जो भी इस्लामिक है वो ये समझता है कि आज की परिस्थिति में पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो कहीं से भी इस्लाम की ओर को ताकतवर बनाने की तरफ इशारा नहीं करती है। उनको अपने पर्सनल गेन्स के लिए, आप देखिए किस प्रकार से अपने पर्सनल गेन के लिए वो अपने पुराने ट्रस्टेड पहाड़ से ऊंचे समंदर से गहरे मित्र चाइना को भी साइड लाइन करके और अमेरिका की गोद में जाकर के बैठ रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि वहां की समस्या का एक बहुत बड़ा कारण वहां के लोगों का इस बात को मंजूर नहीं करना कि वो सच क्या है। अगर आप सच को नहीं मानेंगे तो आप किसी भी समस्या का समाधान नहीं निकाल सकते। अगर आपको जी लगता है कि सच, एक मिनट और आशीष, जी एक चीज और बताऊंगा कि जी अगर आपको देखिए, अब जो डूरंड लाइन का सच है, डूरंड लाइन जो है वो पाकिस्तान के जन्म से 100 साल, 50 साल, 50-60 साल पुरानी है। पाकिस्तान का इसमें कोई लेना देना नहीं था। पाकिस्तान तो बाद में जब बना तो इनको उस डूरंड लाइन का तोहफा मिल गया साथ में। आप देखें जो आज का पाकिस्तान है उसमें से कितने हिस्से जो थे वो कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा बनना नहीं चाहते थे। बलोचिस्तान कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा बनना नहीं चाहता था। खैबर पख्तूनख्वा का जो पख्तून इलाका है, खान अब्दुल गफ्फार खान के पूरे इतिहास मानने की जरूरत है। लोग बाग पाकिस्तान में फिर इतिहास को भी नहीं मानेंगे, लेकिन इतिहास ये ऐसा है जो कि हमने देखा है, हमने जिया है। 1971 में भी इन्होंने यही किया था कि इन्होंने जो सच था उसको मानने से इनकार किया। जो तो जब सच नहीं मानेंगे इस वजह से समस्या हुई और आज एक देश अलग खड़ो करके खड़ा हुआ है उनके सामने। और यही परिस्थिति बाकी जगह भी बनती चली जा रही है। अफगानिस्तान के साथ ये जब तालिबान सत्ता में आए थे, या यूं कहें कि जब अमेरिका अगस्त 2021 में अफगानिस्तान को छोड़ करके और इतने जबरदस्त अपने हथियार और गोला बारूद वहां छोड़ के चला गया था, उस समय पाकिस्तान ने ये सोचा था कि हमारा एक नया सूबा बन गया है। और वहां से जिस प्रकार से पाकिस्तान के लोग अफगानिस्तान में तालिबान के साथ बातचीत करने के लिए और उनको ऐसा बताने के लिए गए, आज क्या परिस्थिति है। आज उसी तालिबान से आप एक युद्ध लड़ रहे हैं। अब वही वो बात भी इसी वजह से है कि आपने वहां भी सच्चाई को मानने से इनकार किया। वहां भी आपने अपनी शक्ति से दबाने की कोशिश करी कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को अपने कब्जे में कर लें। और जो ताकत आप बलोचिस्तान में गलत तरीके से प्रयोग कर रहे हैं, वो भी अगर इसी चीज को अलग तरीके से हैंडल किया होता तो शायद आज परिस्थिति बलोचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में भी डिफरेंट हो सकती थी। तो ये बात यही है कि एरोगेंस, पाकिस्तान की समस्या क्या है ये इनको मानने की जरूरत है। कल भी मैं कह रहा था, 4 बाउट्स ऑफ डायरेक्ट मिलिट्री रूल और उसके बाद 3 सस्पेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जब 1972 में जुल्फिकार अली भुट्टो
अपनी शपथ ले रहे थे तो कराची में एक ग्राफिटी दिखाई गई थी कि वी आर सॉरी फॉर अ ब्रीफ डेमोक्रेटिक इंटरप्शन, मिलिट्री लॉ विल बी रिज्यूम्ड सून। जो देश किसी भी रेडिकल आर्मी के कब्जे में रहता है, उस देश में किसी भी प्रकार का डेवलपमेंट, शांति होने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि जो रेडिकलाइज्ड आर्मी का वे ऑफ थिंकिंग है, जो रेडिकलाइज्ड आर्मी का काम करने का तरीका है, वो मेरे हिसाब से किसी भी डेमोक्रेटिक कंडीशंस में या किसी भी जगह में डेवलपमेंट होने नहीं दे सकता। आपको ये बात समझने की आवश्यकता है कि आपको समस्या आपकी आर्मी, उसके एरोगेंस, उसके जो उनका जो जो जिस प्रकार का उनका काम करने का तरीका है, जिस प्रकार से उन्होंने हर जगह, आप इस बात से देखें कि जब भी आज भी जब पाकिस्तान से बात करनी होती है तो डोनाल्ड ट्रंप मुनीर को बुलाते हैं, शहबाज शरीफ को नहीं। ये बात इनको समझने की आवश्यकता है कि उनकी समस्या उनकी आर्मी की वजह से है। ये बात कल फिर मैं दोबारा रिपीट करूंगा, एवरी कंट्री हैज एन आर्मी, पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री वेयर आर्मी हैज एन नेशन। ठीक है, यूके इसमें देवनाथ जी। मुझे कोई जी, एक सवाल यहां पर यूके देवनाथ जी ये उठता है कि तालिबान के साथ पाकिस्तान के संबंध बहुत अच्छे थे, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि संबंधों में इतनी खटास आ गई। मुझे ध्यान में है कि जब तालिबान की हुकूमत 2021, जिसका जिक्र कर रहे हैं अनुज माथुर सर, वो आई थी, तो सबसे पहला जो दौरा हुआ था वो पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान में हुआ था। वो लोग जाकर वहां पर उनके मंत्री जो थे उन्होंने जाकर वहां पर मुलाकात की थी। तो अब अचानक इन 4 सालों में इतनी कटुता आई कहां से? होता यह है कि अब जब तक अफगानिस्तान के जो लोग हैं, तालिबान हैं समझिए, जब तक उनको एक उद्देश्य मिल जाता है, कभी वो खुद ही अपनी काबुल की सरकार के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। अ, हमने 1979 में देखा, कभी वो रूस के खिलाफ खड़े कर दिए जाते हैं, कभी वो अमेरिका के खिलाफ खड़े कर दिए जाते हैं। तो उनको हमेशा एक एक्सटर्नल थ्रेट के खिलाफ अगर कोई खड़ा कर देता है तो फिर उनको एक पर्पस मिल जाता है। होता यह है कि ट्राइबल इलाका है और हजारों साल से, सदियों से वो उनके यहाँ एक मार्शल ट्रेडिशन रही है, जिसमें कि वो हमेशा से कोशिश करते रहे कि बाहर से कोई इंटरफेरेंस ना आए। वो अपना जो ट्राइबल इलाका है उस पर खुद अपनी शासन करें। ऐसा उन्होंने अलेक्जेंडर के टाइम से आज तक फॉलो किया है। उन्होंने कभी भी अंग्रेजों की नहीं सुनी, कभी भी अमेरिकन्स या रशियंस की नहीं सुनी, और ऐसा ही वो अब पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं। दिक्कत ये आ रही है कि पाकिस्तान के साथ उनके रिश्ते अच्छे होते, अगर अभी 5 मिनट में ठीक हो जाएंगे, अगर डूरन लाइन को इस तरफ शिफ्ट कर दिया जाए, पाकिस्तान मान ले और डूरन लाइन को इस तरफ शिफ्ट कर ले अपनी तरफ गहराई में, और डूरन लाइन के पास जो पाकिस्तान का इलाका है 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर है, वो अफगानिस्तान को दे दें। जाहिर बात है कोई भी पाकिस्तान की सरकार इसको नहीं कर सकती, एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल। तो तालिबान की सरकार दावा करती है कि डूरन लाइन पर जो समझौता हुआ था, पहली चीज वो तो तब किया गया था जब अफगानिस्तान के अमीर बहुत कमजोर थे। ऐसा भी दौर था, होता है। तो 1840, 1850, 1857, अफगान वॉर 1, अफगान वॉर 2, अफगान वॉर 3, फिर 1893 में जो समझौता हुआ, अफगानिस्तान की सब्सिक्वेंट सरकार हमेशा ये बोलती रही कि वो तो तब किया गया था जब अमीर बहुत कमजोर थे। छोटा सा एक उसमें टिंकरिंग की गई थी 1919 में। अब उस समझौते में कहीं पर लिखा हुआ है कि ये फिर से 100 साल के लिए है और 100 साल के बाद रिव्यू किया जाएगा। मैंने भी ये फाइन लाइन को कहीं पढ़ा नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान हमेशा दावा करता है इंटरनेशनल फोरा पर कि ये लाइन है वहां पर। तो अगर ऐसा है तो अफगानिस्तान के जो भी पावर में होते हैं, अभी तालिबान पावर में है, वो ये कहते हैं कि डूरन लाइन का जो समझौता है वो अब नल एंड वॉइड हो गया, क्योंकि 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं, तो पाकिस्तान बैठ के फिर से बातचीत करे।
दूसरे देशों, मैं यूरोप के देशों का एग्जांपल देता हूं। यूरोप में भी कई जगह इस तरह की बाउंड्री थी कि वो देश कहता था कि मेरी बाउंड्री इस देश में 50 किलोमीटर उस तरफ है, दूसरा देश बोलेगा नहीं, बाउंड्री जो है उस देश में 100 किलोमीटर इधर है। हम्म। देखिए दूसरे देशों में क्या हुआ, जैसे बलूचिस्तान के बलूच पख्तूनस्तान के जो पठान हैं, जो कि डूरन लाइन के उस तरफ हैं, अफगानिस्तान की तरफ और इस तरफ हैं। कई देशों में क्या हुआ है कि जैसे पाकिस्तान है, बड़ा मुल्क है, वो अपने खैबर पख्तूनख्वा में जो पठान हैं उनको इतना ज्यादा खुश कर दे, पाकिस्तान के अंदर जो पठान रहते हैं हम्म। उनको इतना ज्यादा खुश कर दें कि डूरन लाइन के उस तरफ जो पठान रहते हैं, जो जो कि टीटीपी का बेस सपोर्ट एरिया है, हम्म। वो भी सोचने लगे कि यार हम कैसे पाकिस्तान के हिस्सा बन जाएं। हम्म। क्योंकि अगर बलूच लोग उस तरफ, अगर पठान लोग डूरन लाइन के उस तरफ हैं, तो पठान लोग डूरन लाइन के इस तरफ भी हैं। रोटी बेटी का नाता है। हम्म। तो पाकिस्तान इस गेम में तभी जीत सकता है अगर जो पठान लोग उस तरफ रहते हैं हम्म। वो नहीं, तय लेकिन करे कि यूके यार देवनाथ साहब, अगर इसे देखा पाकिस्तान को जाए, ज्वाइन क्योंकि करना है। आप तो साफ नियत से कह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो नियत है उतनी साफ नहीं है। पाकिस्तान इसे इस तरीके से नहीं, बल्कि हथियार के दम पर, प्यार से नहीं, हथियार के दम पर जीतना चाहता है। यही फर्क आ जा रहा है, मुझे लगता है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि देखिए पाकिस्तान का एडमिनिस्ट्रेशन जो है ज्यादातर आर्मी के इशारों पर चलता है। और दुनिया में कोई भी देश हो जहां आर्मी पावर में होती है या पर्दे के पीछे से पावर में आती है, उनको हर चीज का इलाज सिर्फ तोप टैंक बख्तरबंद गाड़ियों में दिखाई देता है। हम्म। बातचीत से भी मामला जा सकता है। मैं आपको क्लासिक एग्जांपल देता हूं, भारत और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है। हम्म। कई जगह पे बांग्लादेश भारत के अंदर 10-20 किलोमीटर इस तरफ तक दावा करता था। हम्म। कई जगह पर बांग्लादेश यानी ईस्ट पाकिस्तान, हम्म। लेगेसी प्रॉब्लम है। कई जगह पर ईस्ट पाकिस्तान या हम लोग भी ईस्ट पाकिस्तान या बांग्लादेश के अंदर 10-20-30 किलोमीटर अंदर तक उस तरफ दावा करते थे। हम्म। लेकिन अच्छी बात यह कि 1971 के बाद उभय पक्ष ने बैठ के काफी सारे कॉन्क्लेव्स एक्सचेंज कर लिए। हम्म। काफी सारी जगह जो भारत के अंदर थी 10-20 किलोमीटर अंदर, हमने बांग्लादेश को दे दिए। हम्म। और इसी तरह से ईस्ट पाकिस्तान की जो लेगेसी प्रॉब्लम थी, बांग्लादेश सरकार से बात कर करके बांग्लादेश की सरकार ने कई ऐसी जगह जो कि बांग्लादेश के अंदर 10-20 किलोमीटर थी, हम्म। वो उन्होंने भारत को दे दिए हैं। दे दी। तो एक गिव एंड टेक करके हमने बांग्लादेश के साथ जो हम्म। बॉर्डर प्रॉब्लम है उसको काफी हद तक सॉल्व कर लिया है। हम्म। इसी तरह का एक गिव एंड टेक पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ कर सकता है बलूच लाइन पर। ये मैं संभव है, बताता हूं। ये संभव है, लेकिन वो साफ इरादे से करना होगा। हुसैन जावेद साहब के पास भी जाना चाहूंगा, वरिष्ठ पत्रकार हैं पाकिस्तान से। हुसैन साहब से समझना चाहेंगे ग्राउंड रियलिटी को। हुसैन साहब, जो तस्वीरें आ रही हैं, जो हम पाकिस्तान के न्यूज़पेपर्स को पढ़ रहे हैं, वेबसाइट्स को पढ़ रहे हैं, उनके मुताबिक ये है कि पाकिस्तान पीओके से लेकर बलूचिस्तान तक वहां पर बगावत के जो सुर हैं वो उठ रहे हैं। ग्राउंड रियलिटी क्या है, हो क्या रहा है पाकिस्तान में, अवाम नाराज क्यों है, पंजाब के हिस्से को छोड़ दिया जाए तो? जी आशीष, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया, और हमारे पैनलिस्ट को भी सलाम। आपको मेरी आवाज साफ बिल्कुल आ आ रही? रही है, बिल्कुल आ रही है। ओके। अभी मैं जनरल साहब को सुन रहा था तो उन्होंने बात का आगाज इस तरह से किया कि जो कि पाकिस्तान जो है वो सच के पीछे नहीं है, सच को छुपा रहा है या सच से भाग रहा है, तो हालात जो है वो ऐसे हैं। अब अगर सच की बात करें, जिसे आप सत्य कहते हैं, तो उसकी भी शायद अपनी अपनी डेफिनेशन है, अपने अपने फैक्ट्स हैं। हम्म। मेरे सामने यूएन रिपोर्ट है, ये जुलाई 2025 को आई थी, जब हमारी अफगानिस्तान के साथ इस तरह की टेंशन भी नहीं थी। इसी साल की रिपोर्ट है। उसके पॉइंट्स बहुत इंटरेस्टिंग, और वो एक तरह का सच बता रहे हैं, हम्म। क्योंकि यूएनओ है ना, वो रिपोर्ट आपने बनाई हम्म। ना वो रिपोर्ट हमने बनाई। हम्म। और उनके मुताबिक अफगानिस्तान के अंदर 6000 टीटीपी के जंगजू हैं, जिनको अफगानिस्तान की सरजमीन पर मौजूद अलकायदा पूरी तरह ट्रेन भी कर रही है, हम्म। उनकी तरबियत भी कर रही है, उनकी हेल्प भी कर रही है। और अलकायदा के अरब जंगजू अफगानिस्तान के अंदर फुली एक्टिव है। हम्म। ये इस रिपोर्ट के अंदर लिखा है। और अगर ये संगठन ऐसी एक्टिव रहे तो ये इस रीजन के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए खतरनाक होंगे। तो ये जो इनकी
फैसिलिटेशन चल रही है, इनको काबुल हुकूमत की पुष्टपनाही भी लेकिन हासिल है। हुसैन जावेद ये साहब, है सच। मैं आपको क्षमा चाहता हुआ रुकते हुए कि ये बताइएगा कि ये अलकायदा का जो चीफ था ओसामा बिन लादेन, ये कहां छिपा हुआ था जहां पर अमेरिका की नेवी सील ने उसे मार गिराया था? कौन सा मुल्क था वो? मैंने शीश पूरे 20 मिनट बहुत ही सब्र के साथ सुना। नहीं, अब मैं अगर आप मैं मुझे मैं कंटिन्यू मैं करें तो आपको भी सुन रहा हूं। मैंने बोलने के लिए भी मैंने आपसे क्षमा मांगा कि मैं आपको बीच अच्छा, में काट रहा हूं। ओके। तो मैं आपके सवाल की आपके जवाब भी इसमें ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, जी जी। बिल्कुल। तो इसमें एक लाइन रिपोर्ट की आखिरी लाइन जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो जितने कैंप्स हैं जिनको अलकायदा काबुल हुकूमत के ताउन से, आशीर्वाद से चला रही है और टीटीपी को ट्रेन कर रही है, ये उनके जाबुल के इलाके, कंधार में, हलमंद में, गजनी में और कुनड़ के इलाकों में। अब हम्म आप देख सकते हैं ये जुलाई 2025 है, ये फ्रेश है। और जो कहते हैं ना कि अक्सर मैं सुनता हूँ इंडियन मीडिया पे और कि पाकिस्तान जो है वो जिहादियों का गढ़ है, यहाँ पे उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये है गढ़ जो यूएनओ ने खुद साबित किया कि अफगानिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। हम्म अब मैं आता हूँ आपके सवाल की तरफ, जो आपने इसके बीच में एक सवाल किया कि उसामा बिन लादेन हम्म कहाँ से मिला। मैं शायद कई दफा इसका जवाब दे चुका हूँ, दोबारा मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। हम्म मई का ऑपरेशन आपको भी पता है, 2011, जब उसामा के लिए अमेरिका ने ऑपरेशन किया और सदर ओबामा ने उसके बाद एक स्पीच की जहाँ उन्होंने हम्म अमेरिकी अवाम को बताया, दुनिया को बताया कि वी हैव कैप्चर्ड उसामा और वी हम्म हैव किल्ड उसामा। हम्म उसी स्पीच के अंदर उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान की स्टेट के शुक्रगुजार हैं कि इस ऑपरेशन में उन्होंने हमारे साथ भरपूर ताउन किया। हम्म तो ये आपके सवाल का जवाब है कि अगर हमने उसामा को छुपाया होता हम्म दुनिया से, अमेरिका से, तो हम्म क्या अमेरिकन प्रेसिडेंट अपनी उस स्पीच में पाकिस्तान का जिक्र करता? हम्म और क्या आपके सामने ऐसे रिकॉर्ड है कि अमेरिकन थिंक टैंक्स, अमेरिकन प्रेसिडेंट, व्हाइट हाउस, पेंटागन ने कहा कि उसामा तो पाकिस्तान ने छुपाया था? नहीं, तो ऐसा लेकिन तो कुछ नहीं भी नहीं नहीं है। नहीं नहीं, आप बात समझिए कि ओसामा था कहां। ओसामा पाकिस्तान में था। बहरहाल उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन आपने पूरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि पीओके से लेकर बलूचिस्तान तक बगावत क्यों। मैं आपको बोलने का पूरा मौका दे रहा हूं, लेकिन सवाल अभी अच्छा, भी हाँ, आधा है, जवाब अभी भी आधा है। देखिए, बगावत का जो शब्द है ना आशीष भाई, वो तो बड़ा स्ट्रॉन्ग शब्द होता है। बगावत होता है कि आप बिल्कुल सेपरेशन चाह रहे हैं, आप एक मुल्क से, एक यूनिट जो है वो अपने आप को अलग करना चाह रहा है, हम्म जो हमने ईस्ट पाकिस्तान में देखा था। ये बात हम्म सही है, फैक्ट है। हमारे लिए बेशक वो एक कड़वा इतिहास है, लेकिन फैक्ट है। उसको आप, हम उसको शायद बगावत कह सकते हैं, लेकिन वो अपनी आजादी के लिए कर रहे थे। आज हमारे बलूचिस्तान भी जख्म वही कर रहा भर है। चुके हैं, लेकिन नहीं 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 नहीं, यही यही तो फर्क है भाई। हम्म यही तो फर्क है हम्म बलूचिस्तान को समझने के लिए कि हम्म वहां पे मकरानी भी रहते हैं, वहां बलोच भी रहते हैं, हम्म वहां पख्तून आबादी सबसे ज्यादा है। हम्म अब ये जो आपको बगावत के शोले दिखाई देते हैं ना, हम्म ये आपको चंद ऐसे हम्म बलोच एलिमेंट्स है, ये वहां से आते हैं, इसमें सारे बलोच शामिल भी नहीं है। तो ये हम्म मैं आपको बताऊं, इंसर्जेंसी, और हमें सबको पता है, अब तो ओपन सीक्रेट है, हमारी एजेंसियों के पास सबूत है, हम्म हमारे सरकार के जिम्मेदारान कह चुके हैं कि हम्म बीएलए के पीछे फंडिंग कहां से आती है, सेफ हम्म हेवंस कहां पर है। उसमें तो अफगानिस्तान और इंडिया का नाम आता है। अब ये शायद हम्म। आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन चूंकि मैंने तो अपनी हुकूमत, अपने स्टेट के हिसाब से चलना है। नहीं, और आरोप तो कश्मीर की कोई बात किसी पे कुछ भी लगा सकता है, सुन तो ले, उस पे क्या बोलेंगे? अच्छा सुन तो ले हाँ। यार, सुन तो ले। हम्म पीओके की आपने बात की, वो एक हफ्ते पहले का वहां पे झगड़ा चल रहा था, उससे मैं इनकार नहीं करता, हम्म लेकिन वो बगावत के हिसाब से नहीं था। हम्म ना बाकी बाकी पाकिस्तान से लोग हो गए, उनका गवर्नेंस इशू था और उसको मिस हैंडल किया गया। आज हम्म भी वो कहते हैं कि जो वहां का प्राइम मिनिस्टर है हम्म उसको वहां पे बदली किया जाए, और हुकूमत के साथ उनके मुज़ाकरात हो चुके हैं। आज पीओके के अंदर अमन है, हम्म वहां इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक छोटा सा इशू होता, वो हम्म हल हो गया है। हम्म आखिर में आपने कहा केपीके में क्या हो रहा है, तो हम्म केपीके में तो वो तो मैंने स्टार्ट ही वहां से किया कि जहां अफगानिस्तान के अंदर अलकायदा टीटीपी को इस तरह से काबुल हुकूमत की आशीर्वाद से उठा रही है, तो हम्म ऑब्वियसली केपीके के हालात खराब होंगे। लेकिन ये जो हालिया झड़प हुई है, हम्म हालिया झड़प हमारी अफगानिस्तान से हुई है। आपको ये नहीं, सुन के लेकिन हैरानी होगी हुसैन कि जावेद साहब, ये हमारे मान के चला जाए कि तालिबान से पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं वो पूरी तरीके से खराब हो चुके हैं, अब उसमें सुलह समझौते की कोई गुंजाइश नहीं बची। अच्छा, हाँ, ये पॉइंट है ना, मैं इससे आपकी काफी हम्म तक एग्री भी करता हूँ। इस वक्त जो है हमारे काबुल हुकूमत के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है। और आपको पता है आज शाम 6 बजे तक का सीज फायर था, हम्म आपको याद होगा, 48 घंटे का सीज फायर हुआ था। हम्म उसमें कतर और सऊदीया का बड़ा अहम रोल भी था, और मैं हम्म समझता हूँ शायद ये सीज फायर बढ़ भी जाए। हम्म लेकिन ये कहना कि इसके साथ हमारे ताल्लुकात फौरन अच्छे हो जाएंगे, ऐसा नहीं है।
इसमें वक्त लगेगा अगर तालिबान ने समझ लिया हम्म। कि जो उनको पाकिस्तान की फौज के हाथों भुगतना पड़ा है, टीटीपी की हिमायत नहीं, हमें लेकिन छोड़ना वो होगी तो तो ये ठीक कह है। रहे हैं कि आप लोगों ने सरेंडर किया। अफगानिस्तान की तरफ से वो जो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी अच्छा उसमें आप यह कहा बताओ। गया कि आप लोगों ने सरेंडर किया, आप लोगों की तरफ से गुहार लगाई गई कि सीज फायर किया जाए। देखें आशीष, अगर तो T-55 टैंक जैसे 40-40 साल पुराने टैंक से हमारी जैसी फौज उनके आगे सरेंडर करेगी, 21 चौकियां उनकी हमने अपने कब्जे में की जो अभी तक हमारे कब्जे में है, तो अगर वो उसको सरेंडर कह रहे हैं तो कहते रहे, हमें क्या फर्क पड़ता आप है। कह रहे हैं कि हम देखें हमारे आपने चौकियों को कब्जे में किया, लेकिन पाकिस्तान के अफगानिस्तान के जो लड़ाके थे वो आपकी सेना की वर्दी और सेना के हथियार लेकर फिर कैसे चले गए? ये तो बकायदा ये सोशल मीडिया पर इसके प्रोपेगेंडा है विजुअल्स कि भी आए हैं, उससे तो उसको तो आपने भी देखा होगा ना, हुसैन अच्छा मैं जावेद बताऊं साहब। जी, हमने जो 21 चौकियों पे कब्जा किया ना, ये भी बताऊं, ये नहीं कि हमने 21 चौकियां हमने अपने पास रखनी है, ये हमने उनको वापस करनी है। हमने उनको इंडिकेशन दी है कि हम ये कर सकते हैं। उनके पास हमारी किसी भी चौकी का कोई नाम के हिसाब से कोई तफसील है और आज भी वहां पर है, वो बता नहीं पाएंगे। मीडिया के आगे तो बता दिया हमने कब्जा कर लिया, असल में हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। और आपको पता है, आखिरी बात, आपको पता है कि इस पूरी जो हमारी झड़पें हुई हैं, अफगानिस्तान की सारी फजा काबुल तक हमारी एयरफोर्स के कब्जे में रही। नहीं, इस बार देखिए एयरफोर्स की ताकत आपके पास है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन तालिबान युद्ध लड़ने में सक्षम है और गुरिल्ला युद्ध लड़ने में वो महारत हासिल करता है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अनुज माथुर जी, मैं आपसे कमेंट लूंगा, लेकिन मोहसिन रजा खान साहब भी मुझे पाकिस्तान के पत्रकार हैं, टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, एक सवाल उनसे भी ले लेता हूं। मोहसिन साहब, क्या आप इस बात को मानते हैं कि जो तालिबान है वो अब इस्लामाबाद की जो नीतियां हैं उनको खुलकर चुनौती दे रहा है? जी हाँ, इसलिए पाकिस्तान में एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, नमक हराम अफगानी, कि जिन लोगों को हमने 50 साल तक अफगानिस्तान के महाजिरीन को पाकिस्तान में पनाह दी, उनको सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग में हमने सपोर्ट किया, अमेरिका के उनके जब कब्जा की कोशिश की तो हम ही थे जिन्होंने उनको दर पर दर सपोर्ट किया। लेकिन अफगानियों से वफा की कोई उम्मीद नहीं है, बल्कि मैं आपको याद कराता हूँ कि ये अफगानी जब मुसीबत में होते हैं तो पाँव पड़ते हैं, और जब ये मुसीबत से निकल जाते हैं तो ये गले पड़ते हैं। इसकी एक बहुत तवील तारीख है, और आप चूँकि तारीख को जानते हैं और तारीख को कंगालते हैं, और अभी आपकी एक पैनलिस्ट ने ड्यूरेंट लाइन के 100 साल पुराने माजिया का जिक्र किया है, तो ये भी आपको पता होगा कि ये अफगान हुकूमत थी जिसने दुनिया में सबसे पहले पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया था, और उसने पाकिस्तान के खिलाफ एक महाज बना लिया था और पाकिस्तान के अंदर पश्तूनिस्तान की तहरीक शुरू की थी। और बादशाह खान और फकीर खान एपी जो थे इसमें शामिल थे। फिर उन्होंने एक वजारत बनाई कबाइल की, और जिसका मकसद था कि पाकिस्तानी कबाइल को भड़काया जाए, क्योंकि दोनों तरफ डोरियन डैन के दोनों तरफ जो कबाइल हैं वो एक ही कबाइल रहते हैं। अगर एक तरफ मोहम्मद है तो दूसरी तरफ भी मोहम्मद है, अगर एक तरफ शनवारी है तो दूसरी तरफ भी शनवारी है। तो उन्होंने फिर हवाई जहाज़ों के जरिए ऐसे प्लेट फेंके जिसमें कबाइलियों को उकसाया गया, और फकीर खान एपी ने पाकिस्तान के कबायली इलाकों में बाकायदा एक तहरीक शुरू की पश्तूनिस्तान की, जिसके लिए अफगानिस्तान ने रूस से सपोर्ट हासिल की और इंडिया से माजा भी किया। लेकिन 1954 में हम देखते हैं कि फकीर खान एपी ने फिर हथियार डाल दिए, तो वो तहरीक भी खत्म हो गई थी। ये जो अब अफगानिस्तान कर रहा है ये कोई नई बात नहीं है, इसका पाकिस्तान को पहले भी तजुर्बा रहा है। और जो तारीख आप बयान कर रहे हैं वो तारीख भी अपनी जगह है, लेकिन ये तारीख भी है कि
सदर यूब खान के दौर में इन्होंने जब पाकिस्तान में हमले की कोशिश की बाजोड़ में, तो पाकिस्तान ने तमाम जो थे हमलावर उनको गिरफ्तार कर लिया था और उसकी तस्वीरें भी सब जगह मौजूद हैं। लेकिन मोहसिन रजा खान साहब, क्या आप मानते हैं कि ये सीज फायर स्थायी होगा? 48 घंटे का सीज फायर, जैसा अभी हुसैन जावेद साहब ने भी कहा कि आज शाम को ये खत्म हो रहा है, तो क्या ये स्थायी रहेगा कि लगता है कि सीज फायर टूटेगा? नहीं, देखें, ये अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात जो है, ख्वाह कोई भी हुकूमत हो, ये सिलसिला चलते रहता है। जब हामिद करजई और अशरफ गनी थे काबुल में, तो उस वक्त भी पाकिस्तान के खिलाफ ये चलती थी चीज़ें, और अब ये तालिबान आ गए हैं जिनको पाकिस्तान ने हमेशा सपोर्ट किया था, तो ये तो चलता रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के पास अब ऐसी टेक्नोलॉजी है, ऐसे वसाइल हैं जिसका अफगानी जो है वो कतई मुकाबला नहीं कर सकते। और अफगान जो है, जब से ये तालिबान आए हैं इक़्तिदार में, तो तालिबान का एक हिस्सा जो है TTP, उसकी तो मुसलसल पाकिस्तान के कबायली इलाकों में सरगर्मियाँ जारी थी और उन्होंने पाकिस्तान के कबायली इलाकों में दहशतगर्दी का बाजार गर्म कर रखा था। अब ये लड़ाई TTP से बढ़कर अफगानिस्तान तक पहुंच गई है। तो पाकिस्तान तो हालत जंग में पहले से था और इससे पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये है कि गुरीला जंग नहीं है, अब तो बराह रास्त जंग है। अफगानियों की जो सबसे बड़ी एक्सपर्टी है वो गुरीला जंग में यकीनन उन्होंने रूस को भी शिकस्त दी है, गुरीला जंग में उन्होंने अमेरिका को भी शिकस्त दी है, लेकिन वो फॉर्मल जंग जो है वो नहीं करने के अहल। नहीं, वो फॉर्मल जंग करेंगे ही क्यों? जब उनकी एक्सपर्टीज गुरीला जंग में है तो वो उसी को अंजाम देंगे ना। नहीं, गुरिल्ला जंग का अभी कोई ऐसा मौका नहीं है कि वो गुरिल्ला जंग कर सके। ये आपकी ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन अमली तौर पे ऐसा करना मुमकिन नहीं है। गुरिल्ला जंग वो अपने मुल्क के तो अंदर कर सकते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान के खिलाफ गुरिल्ला जंग नहीं कर सकते। मतलब आप ये मानते हैं कि अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान से जीत नहीं सकता क्योंकि आपके पास वायुसेना स्ट्रांग है और आप बमबारी कर देंगे पूरे काबुल, पूरे अफगानिस्तान पर? नहीं, बमबारी के अलावा भी हमारे पास अभी हमने ऐसी फुटेज रिलीज की है कि हमारे ड्रोन से और हमने टेक्नोलॉजी के जरिए भी उनको काफी नुकसान पहुंचाया है। वो जो है हमारे साथ फॉर्मल जंग में हमने इंडिया को हराया, तो उनको उनकी फिर वही इंडिया को हराया। ये मतलब ये घुट्टी पिला दी गई है। मोहसिन भाई, आप जब भी बैठेंगे ना तो यही बात बोलेंगे, ये घुट्टी आप लोग को पिला दी गई है कि जब भी आप डिबेट पर बैठेंगे ये झूठ जरूर बोल रहा है। अनुज माथुर सर कुछ कह रहे थे। अनुज माथुर सर प्लीज। आशीष, देखिए, मैं आपको 2-3 बातें थोड़े से पुराने समय की बताना चाहूंगा। ये एक, और उससे पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि जिस सच की मैं बात कर रहा था, इन लोगों को इस बात को अब समझने की जरूरत है कि अगर ये हर चीज का ठीकरा भारत के ऊपर फोड़ते रहेंगे तो किसी भी समस्या का समाधान नहीं निकाल पाएंगे। ये इनको समझना है। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम आज भी चांद के साउथ पोल पर हैं। हम आज भी हर जगह हर तरक्की कर रहे हैं। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम हैं। तो हमें इनके कहने सुनने से कोई अंतर नहीं पड़ता। मैं तो सिर्फ ये कहने का प्रयास कर रहा था कि इनको समझने की जरूरत है कि सच को मानने से आपको अपनी समस्याओं का समाधान करने की राह मिल सकती है, अगर आप सच को सदैव निखारते रहेंगे। अब मैं आपको 2-3 इंटरव्यूज बताना चाहूंगा। 14 नवंबर 2019 को परवेज मुशर्रफ, छोटा मोटा आदमी नहीं था वो कोई पत्रकार या कोई नॉर्मल स्पोक्स पर्सन नहीं था। सेना का चीफ और देश का राष्ट्रपति, उसने स्टेटमेंट दिया है, ओपन स्टेटमेंट, कि हमने कश्मीर में
हमले करवाने के लिए मुजाहिदीन को ट्रेनिंग दी, उनको हमने तैयार किया, उनको हमने वहां पर भारतीय सेना से लड़ने के लिए भेजा, ओपन। पहली बात, उसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा था ओसामा बिन लादेन, हक्कानी, अल जवाहिरी, इस प्रकार के लोग पाकिस्तान के हीरो हैं। ये जो अभी हुसैन जावेद साहब कहने का प्रयास कर रहे थे कि कौन कहां मिला था, ये परवेज मुशर्रफ के अल्फाज हैं, मेरे नहीं। परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के सदर थे, पाकिस्तान की सेना के प्रमुख रहे हैं, उन्होंने कहा है। उसके अलावा प्रमाण है, मुरीद के में लश्कर का जो 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 अड्डा था उसको बनाने में ओसामा बिन लादेन की तरफ से करोड़ों रुपयों का अनुदान आया था। तीसरी बात, जो इनके स्वयं के मंत्री जो अभी भी मंत्री हैं, उनका इंटरव्यू कि हम 30 साल से आतंक को पाल रहे हैं, किसी भी चीज के लिए वो कर रहे हो। चौथी चीज जो हिलरी क्लिंटन ने आके कहा था, मजाक नहीं कर रही थी, 2011 की जो बात 2011 का, ये कई दफा मैं बता चुका हूं, हम सब जानते हैं। तो वो किसी और देश में जाके नहीं कहा था उन्होंने, और जिस सांप का वो जिक्र कर रही थी वो सांप आतंकवाद ही था। ये बात, ये सच इनको स्वीकारना पड़ेगा कि जिस तालिबान का, ये जो तालिबान के विदेश मंत्री भारतवर्ष में आए हैं और जिन्होंने सच को माना है कि कश्मीर भारत का एक अंग है, वो भी पाकिस्तान में ट्रेंड है। ठीक है हुसैन जावेद साहब से इसका जवाब लूंगा। 30 सेकंड का एक ब्रेक है, 30 सेकंड जी। अनुज जी आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। अगर आप बस मैं यही कह रहा हूं कि बावजूद उसके आज की परिस्थिति ये है कि पाकिस्तान को वही सांप जो है जिसके के बारे में बात है वो डसने की कोशिश कर रहा है, और इस सच को स्वीकारें, उसका सही तरीके से इलाज ढूंढने की कोशिश करें। हुसैन जावेद साहब आप बोल लीजिए, अपना जवाब दीजिए, फिर मैं यूके देवनाथ जी के पास जाऊंगा। हुसैन साहब प्लीज। जी आशीष, आपका शुक्रिया। देखिए, मैं जनरल साहब को कहना यही चाहूंगा कि आप हेलरी की स्टेटमेंट का हवाला देते हैं और हमने कई शोज में इकट्ठे इस तरह पार्टिसिपेट किया और आपने कई बार हवाला दिया है। मैं यही कहूंगा कि हमेशा प्रेजेंट को देख के चलना चाहिए और फ्यूचर को, जो पास था वो गुजर गया, क्योंकि हेलरी की स्टेटमेंट है 2013-14 की, ठीक है, अगर मैं गलत नहीं हूँ। सदर ट्रंप की तो स्टेटमेंट सिर्फ 2025 के निकालने पाकिस्तान के हवाले से, तो हकीकत पता चल जाती है कि अमेरिका आज कहां देख रहा है, किस सिमत में देख रहा है। तो मैं आई थिंक हेलरी एक फॉरेन सेक्रेटरी थी, सदर बनने की कोशिश की, नहीं बन सकी। प्रेसिडेंट ट्रंप 2 बार सदर बन चुके हैं, अभी भी व्हाइट हाउस के अंदर है। तो अमेरिका की रियलिटी तो ये है, और अमेरिकी सदर का बयान किसी भी साबिक फॉरेन सेक्रेटरी से बहुत ज्यादा मजबूत होता है। अच्छा हुसैन जावेद साहब, अभी आप बयान का जिक्र कर रहे थे, मुझे अभी कल ही आपके शायद पाकिस्तान के कोई मंत्री साहब थे, उन्होंने पाकिस्तान के ही एक न्यूज चैनल पर यह कहा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब से वो चाहते हैं कि वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में ये जो जंग चल रही है उसे रुकवाएं, क्योंकि वो 7 जंग पहले रुकवा चुके हैं। मुझे उनका नाम ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन कल वो मैं क्लिप देख रहा था, देर शाम की बात है। देखिए, ऐसा हो सकता है, इसमें कोई ऐसी मतलब बात नहीं। आपको पता है कि ट्रंप जब से आए हैं, उनका इस जब से वो दूसरी बार आए सत्ता के अंदर आए, उनका ये एक तरह का एक मिशन रहा है कि हम, मुझे हर तरह की जंग जो है वो रोकनी है। उनको ये चीज जो है वो इस चीज को ऐसा ही देख रहे होते हैं, चाहे वो मिडिल ईस्ट है, चाहे वो यूक्रेन की जंग है, चाहे हमारी। वो हथियार ही बेचना बंद कर दे अमेरिका, जंग अपने आप रुक जाएगी। ना अमेरिका हथियार बेचेगा ना जंग होगी। बिल्कुल सही बात। क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूं कि अमेरिका हथियार बेचना बंद कर दे, जंग होगी ही नहीं। सारे मिडिल ईस्ट में जितनी भी कंट्रीज हैं, सभी के पास तो यूएस मेड ही जो वेपन्स हैं वही है ना। सर आशीष भाई, वो हथियार तो फिर यार इंडिया ने भी लिए उनसे बहुत ज्यादा, ये तो आपको भी पता है। तो आपके पास भी अमेरिकन असला अब काफी आ रहा है, रूस का असला नहीं, हम तो अपने असले बनाते भी, हमारे पास तो ब्रह्मोस जैसी मिसाइल है। आप जानते भी होंगे, समझते भी होंगे कितना नुकसान पाकिस्तान को पहुंचाया था उस मिसाइल ने। उसका तो कारखाना योगी आदित्यनाथ को भी जानते होंगे, यूपी में लग गया है। देखिए, मैं सिर्फ यही कहूंगा कि आपको खुद पता है कि जहां तक डिफेंस इंडस्ट्री की बात है, उसमें रूस को ले ले, अमेरिका को ले ले, वो पूरी वर्ल्ड को अपना असला बेचते हैं, और ये आज से नहीं है, ठीक है, और ये हमेशा आगे भी चलता रहेगा। हम तो उनको मशवरा दे नहीं सकते कि हम अपना असला बेचना बंद कर दें, खैर ये एक और बात है। लेकिन बात वही है, मैं इन दैट वही आऊंगा, जब हम यहाँ पे इस टॉपिक के हवाले से बात करते हैं ना कि इसमें इंडिया का नेक्सस भी है, तो ये बात कोई हवा में नहीं होती है, इसके उसके मुकम्मल सबूत है हमारे पास। हमारे पास सबूत है। अभी जो नहीं, सबूत क्या है आपके पास हुसैन जावेद साहब? आप सबूत ही बता दीजिए, आप सबूत क्या है?
सर फंडिंग के सबूत है। नहीं, फंडिंग की आपस क्या में सबूत उनकी है? जिस तरह से हवा में बात मत करिए। फंडिंग के Constitution सबूत है होगी। तो वो सबूत बताइए, आप किस तरीके से फंडिंग हुई है। हमारे पास तो पाकिस्तान जो इन आतंकवादियों को फंडिंग करता है उसके सारे सबूत हैं, हर एक चीज है। देखिए इससे हमने पकड़ी। आशीष आशीष इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि अभी जो मुतवक्किल साहब हैं अफगानिस्तान के, वो अभी दिल्ली के 6 रोजा दौरे पर आए और उस दौरे के असरात उस दौरे के मतलब अंदर ही दिखाई देने आप लगे। लोग अफगानिस्तान का दौरा करें तो कोई दिक्कत नहीं, अफगानिस्तान के अगर विदेश मंत्री भारत आ गए तो दिक्कत है। यार आप बात तो कंप्लीट करें, आप सवाल बेशक करें, मुझे एक दफा बात तो कंप्लीट कर लेने दें। जी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि उनके 6 रोजा जो विजिट था ना, ये एक तरह का इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिक विजिट था और आपने कोशिश की है, आपसे मुराद है कि इंडियन हुकूमत ने कोशिश की है कि इनकी पीठ थपथपाई जाए और वो थपथपाहट जो है उसके असरात हमने भी फील किए हैं। तो जो नहीं बात नहीं, fact है, अब वो ये fact है। बताइए ना हुसैन जावेद साहब, क्या इस बात से इनकार करेंगे कि भारत ने अफगानिस्तान की हुकूमत में आने से पहले अफगानिस्तान में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है? 20,000 करोड़ से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट है हमारी। इस बात से आप इनकार करेंगे? उस इन्वेस्टमेंट की रक्षा करने का अधिकार किसका है? क्या हमारी हुकूमत का नहीं है? क्या हमारे बिजनेस घरानों ने जो वहां पर 20,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया, चाहे वहां की पार्लियामेंट बनवाई, चाहे सड़कें बनाई, चाहे हॉस्पिटल बनाई, क्या इससे इनकार करेंगे आप? मैं इससे बिल्कुल इनकार नहीं करूंगा कि ना सिर्फ अभी बल्कि 2001 के बाद भी जब वहां पे नॉर्दर्न हुकूमत आई थी तो इंडिया ने वहां काफी काम किया है। वो आपने बसें दी हैं, डैम आपने उनके वहां पर बनवाए हैं, उनकी पार्लियामेंट की कंस्ट्रक्शन में आपका रोल है, ये बात सही है। सड़कें आप लोगों ने बनवाई है, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन सवाल ये कि काम अगर यहां तक रहे ना तो अच्छा होता है। अभी आप जो कर रहे हैं तालिबान हुकूमत के साथ, ये वही तालिबान है जिसके खिलाफ बॉलीवुड काबुल एक्सप्रेस, एस्केप फ्रॉम तालिबान फिल्में बना चुका है। अभी आप इंडिया की बात कर रहे हैं ना साहब, नसीरुद्दीन शाह साहब क्या कह रहे हैं कि मेरा सर शर्म से झुक गया कि हम इन सैवेजेस को अपने मुल्क में वेलकम करते हैं जो अपनी बच्चों को तालीम नहीं देते। इंडिया के अंदर नहीं, क्या उसका विरोध नहीं हुआ क्या भारत में? क्या हमारी जो पत्रकार बहनें हैं, क्या वो फ्रंट रो में नहीं बैठी? हमारी तरफ से जो चीजें की हमने सब वो किया, तो कोई ऐसा कुछ है नहीं जो दिखाने की कोशिश की जा रही है। संबंध अगर अच्छे हो रहे हैं, कोई अगर सही ट्रैक पर आ रहा है तो उसका साथ देने में कोई गुरेज तो नहीं है ना। मेरा मुद्दा नहीं है कि आपकी सहाफी जो खवातीन है वो प्रेस टॉक में थी या नहीं थी, उनकी उनकी नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, इशू नहीं है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये सारी चीजें अगर कोई सही ट्रैक पर आ रहा है तो उसके साथ देने में कोई दिक्कत नहीं है। यूके देवनाथ जी से कमेंट ले लूंगा। अनुज माथुर जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन यूके देवनाथ जी से एक कमेंट ले लूंगा। यूके देवनाथ सर, देखिए, दो मुद्दे हैं। एक तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर जो टेंशन है वो बहुत कम हो जाएगी अगर पाकिस्तान की एयरफोर्स अफगानिस्तान की वायु सीमा में घुसना बंद कर दे। पाकिस्तान अपने को इजराइल ना समझे और अफगानिस्तान को गाजा ना समझे कि अफगानिस्तान के अंदर काबुल, हेरात, कंधार कहीं पर कोई टीटीपी का लीडर है तो इजराइल का मॉडल कॉपी करते हुए वहां चले गए और बम गिराने की कोशिश की। ये अगर करेंगे तो दोनों मुल्कों के बीच में टेंशन हमेशा बढ़ते रहेंगे। दूसरी बात, जहां तक भारत में अफगान विदेश मंत्री का आने का सवाल है, इसमें कोई शक नहीं है कि हमने यूनाइटेड नेशन को इन्फॉर्म करके उन्हीं की ब्लेसिंग्स के साथ उनको इनवाइट किया था, क्योंकि यूनाइटेड नेशन भी चाहता है कि कुछ तो जरिया बने अफगानिस्तान और बाकी दुनिया के बीच में। तो इंडिया वो चैनल खोलने की कोशिश कर रहा है। उनकी एम्बेसी के अंदर देखिए, हम जब किसी भी सिविलाइज्ड कंट्री में ये माना जाता है कि किसी भी देश की एम्बेसी के अंदर वो फ्री हैं, वो जो एम्बेसी के अंदर वाला हिस्सा होता है वो उन्हीं का देश का एक हिस्सा माना जाता है। अपना कल्चर वो फॉलो करते हैं। लेकिन मैं क्लियर कर दूं, सेकेंड एंड थर्ड मीटिंग में हमारी वुमेन जर्नलिस्ट वहां पर थी। जी ठीक है। अनुज माथुर सर, आप कुछ कह रहे थे, उसके बाद मोहसिन साहब से भी एक कमेंट ले लूंगा। मैं आपको यही बताने का प्रयास कर रहा था। देखिए कि जब जिस तरह की हम बात कर रहे हैं कि आज पाकिस्तान के रिलेशन जो अमेरिका के साथ किस प्रकार के हो रहे हैं, वो ये बात उस अलग है। भारत का जहां तक सवाल है, भारत अफगानिस्तान के रिश्ते सदियों पुराने हैं, ये अभी से नहीं है।
और अफगानिस्तान के में डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हम लोग बहुत ज्यादा पुराने समय से कर रहे हैं। इसका आज के अफगानिस्तान के विदेश मंत्री की भारत यात्रा से कोई संबंध नहीं है। दूसरी बात यह होती है कि जब भी हम किसी भी देश के साथ कोई रिश्ते बात करते हैं तो हम उसको उस प्रकार की मदद करते हैं जो कि मानव अधिकारों के तरीके से होती है। आज भी हम वहां प्रयास कर रहे हैं कि उनको एम्बुलेंसेस दें, उनकी सड़कों को ठीक करने का प्रयास करें, उनके वहां पर डैम बनाने की कोशिश करें। उनको हम कभी हथियार नहीं देते हैं और उनको हम कभी भी आतंकवाद की ट्रेनिंग नहीं देते हैं। यही अंतर है भारत और अफगानिस्तान के रिलेशनशिप्स में और अन्य रिलेशनशिप्स में। ये बात हमको समझनी पड़ेगी। हमको ये प्रयास करना है कि आप क्या चीज बढ़ा रहे हैं। अगर आप काइंडनेस और पीस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसी प्रकार की चीजों की, उसी प्रकार की मदद की, उसी प्रकार के एजेंडा पर बातचीत होगी। और अगर आप वहां पर दबाव की तकनीक अपनाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो होगा। अब जहां तक सवाल ये जो अभी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में स्कर्मिश हुआ है, उसका अफगानिस्तान के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की भारत विजिट से कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर जो लगातार हमले हो रहे थे खैबर पख्तूनख्वा में, और जहां पर वो लगातार उनको अपने सैनिकों का बलिदान जो भी कहते हैं वो देने की कोशिश देने का संभावना हो रही थी, उसकी वजह से पाकिस्तान ने कंधार और काबुल पर और जलालाबाद में एयर स्ट्राइक्स करी हैं। उसके रिटेलिएशन में ये टेंशन बढ़ी है। ठीक है मोहसिन रजा खान साहब, उनकी ठीक है, फाइनल कमेंट लेना शुरू करता हूं। फाइनल कमेंट मोहसिन रजा खान साहब। देखिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कोई हालात मामूल पर नहीं आएंगे, क्योंकि टीटीपी जो उनका अपशूट है वो अरसा दराज से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कर रहा है। पहले अफगान तालिबान का जब तक वो हुकूमत में नहीं आए थे, उनका मौक़िफ़ था कि हमारा टीटीपी से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी दानिशवर और तजियाकार ये समझते थे कि टीटीपी और अफगान तालिबान एक ही चीज़ है, और अब वक्त ने साबित किया है कि वो एक है। ख्वाह वो मजबूरी में है या किसी भी सूरत में है, तो ये हालात उस वक्त काबू में नहीं आएंगे जब तक टीटीपी का मुकम्मल खात्मा नहीं होता। पाकिस्तान टीटीपी के खात्मे के मतलब हालात अभी इतनी जल्दी कंट्रोल में आने वाले नहीं है, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है। हुसैन जावेद साहब 30 सेकेंड फाइनल कमेंट प्लीज। हुसैन जावेद साहब। जी आशीष, मैं इसमें यही कहूंगा कि एक तो टीटीपी के सेफ हेवंस काबुल हुकूमत खत्म करे, ये उनको समझना होगा। दूसरा ये कि इस वक्त कतर और सऊदीया की पूरी कोशिश है और चाइना की भी कि ये दोनों के बीच में अमन कायम। और आखिरी बात, तालिबान के अंदर भी रिफ्ट्स हैं, क्रैक्स हैं। सिराजुद्दीन अकाली का बयान सामने है कि काबुल हुकूमत जो है ये क्रेडिट देने की कोशिश कर रही है, इनके पल्ले कुछ नहीं है, फतह के दावे ना करे, तो क्रैक्स भी हैं वहां। ठीक है, यूके देवनाथ साहब 30 सेकेंड प्लीज, फाइनल कमेंट। मेरी दिली ख्वाहिश है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में रिलेशन ठीक हो जाएं, ताकि ट्रेड तिजारत दोनों देशों के बीच में शुरू हो जाए। दोनों ही देशों के लिए लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है ये। वहां से आगे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक का रास्ता खुल जाता है। जी अनुज माथुर सर 30 सेकेंड, फिर वाइंड अप करूंगा प्लीज। मेरा ये मानना है कि जो पॉलिसी है वो उनको अपने इंटरेस्ट के ऊपर आधारित करके करनी चाहिए, ना कि किसी और के दबाव में आकर के। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई दबाव है, क्योंकि कुछ अमेरिका चाहता है, अमेरिका अफगानिस्तान में कुछ बेस, और उसकी वजह से वो कहीं दबाव डालने का प्रयास कर रहे हैं। सच को मानिए। बेहतर यही होगा कि आपस में मिल बैठकर बात कर इस पूरे मसले को सुलझा ले, क्योंकि अगर रिफ्ट बढ़ेगा तो हजारों निर्दोष लोगों की जानें जाएंगी। मोहसिन रजा खान साहब आपका, यूके देवनाथ जी आपका, अनुज माथुर जी आपका और हुसैन जावेद साहब आपका, चारों खास मेहमानों का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। इस न्यूज बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। इंडिया डेली आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर आप लाइव हैं।